हर चीज वैसी है जैसी छोड़कर चला गया था। चिकू, इसे कहते हैं बुद्धि का चमत्कार। इस जमाने में जबकि पगड़ी के बगैर मरघट वाले भी जगह देने से इनकार कर देते हैं, हम और तुम एक शानदार बंगले में विराजमान हैं। तू बैठ जा, मैं जरा कलपुर्जों की ट्राई ले। बस अब 1 मिनट। मेरे प्यारे कुत्ते, तू अगले जन्म में जरूर कहीं का अफसर होगा। आज से 6 महीने के लिए मैं इस बंगले का मालिक और तू मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी। अब कपड़े बदल ले। खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, तेरी नगरी रे बाबा, तेरी नगरी रे बाबा। जी सरकार। सब किराएदार निकल गए? बाकी तो सब ऐसे निकल गए जैसे इसके बोतल से घी। एक ससुर चमगादड़ बनकर अभी तक चिमट रहा है। जो बात कहता हूँ तो आंख दिखाते, और जो हम आंख दिखाते हैं तो ससुर घूसा ताना थे। बाबूजी गुस्से का बहुत खराब मालूम होता है। वो गुस्से का खराब है तो मैं भी हाथ पांव से कमजोर नहीं, अभी बताता हूँ उसे। अब बाबूजी तनिक संभल के जाना, किसी अखाड़े का खेला हुआ मालूम होता है। सुना है कि आई धोबिया पाटन देख है कि आदमी चारों खाने चित डॉक्यूमेंट, उसे निकलना ही पड़ेगा। मैं नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा, हरगिज नहीं निकलूंगा। मान जाइए बाबूजी, मान जाइए। सब लोग मकान खाली कर चुके हैं। सब लोग अपनी नाक काट कर तुम्हारे हवाले कर दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारी नाक के भी मालिक बन बैठे। अब आप यहाँ एक दिन नहीं ठहर सकते, समझे? जी कौन है? ओ आइए आइए, तशरीफ लाइए। क्यों साहब, हम यहाँ क्यों नहीं ठहर सकते? इसलिए कि इस बिल्डिंग को तोड़कर एक मार्केट बनाई जाएगी। अजी साहब, जिंदगी भर में तो यही एक ठिकाना ढूंढा था, अब कहाँ जाए? हर जगह तो आपने और आपके अन्नदाताओं ने पगड़ी का भूत बिठा रखा है। कुछ भी हो, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये जमीन, ये मकान, यहाँ की हर चीज के मालिक सेठ कालिदास हैं, आप नहीं। गलत। ये जमीन, ये मकान और यहाँ की हर चीज का मालिक वो है जिसे हिंदी में भगवान, फारसी में खुदा और अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। अगर आप गॉड ही को इस बिल्डिंग का मालिक समझते हैं तो किराया सेठ कालिदास को क्यों अदा कर रहे थे? आपको गलतफहमी हुई है। हम सेठ साहब को किराया नहीं, तनख्वाह दिया करते थे। किस बात की तनख्वाह? आराम से रहने की। शायद आपको मालूम नहीं कि दुनिया में हर मजदूर मालिक है और हर धनवान नौकर, क्योंकि धनवानों की दौलत मजदूरों के गाढ़े पसीने ही से पैदा होती है। आपका दिमाग खराब हो गया है और आपका दिमाग मुझसे भी ज्यादा खराब हो गया है।
अरे देख क्या रहे हो, ये इतना नहीं मारेगा, उठाओ ये पकड़ और ले जाओ, खबरदार आगे मत आना। अरे ठहरो ठहरो, छोड़ो मेरा पकड़, क्या कर रहे हो तुम? कौन होते हो जो मुझे जबरदस्ती घर से निकालने वाले? देखते हो क्या? उठाओ। अजी साहब पैदाइशी खुशनसीब है। जब इस दुनिया में कदम रखा तो पिताजी चल बसे, 6 महीने का था तो माताजी हरी बोल गईं। मालूम होता है जी, मेरा कुत्ता भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। जी जी मेरे पास बहुत बड़ा मकान है, समझ लो कि तुम्हारी घर की मुश्किल आसान हो गई। चले आओ। चलने को तो सर के बल तैयार हूँ महाशय, मगर पगड़ी का रुपया नहीं है मेरे पास। फिक्र न करो, मुझे भगवान ने सूट अमीर का और दिल गरीब का दे रखा है। चले आओ ठंडे ठंडे। अच्छा जी, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये है मकान आपका? जी बिल्कुल विक्टोरिया मेमोरियल मालूम होता है। मेरे ख्याल में लाखों रुपए खर्च किए होंगे मकान पर। किए होंगे? किसने? नहीं, मेरा मतलब ये है कि बहुत रुपया लगा है मकान पर। चलिए चलिए। तो क्या आप रोज इस दरवाजे से अंदर तशरीफ ले जाते हैं? जब बाहर के दरवाजे पर ताला लगा रहता है तब मैं ये रास्ता इस्तेमाल करता हूँ। आइए आइए। चलिए चलिए। हाँ हाँ चलिए। आओ। तुम आराम करो, मैं चाय लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा। शेष कालिदास? अच्छा, तो यही हैं वो श्रीमान जिन्होंने हमें घर से निकलवाया है। अच्छी बात है, आने दो इसे। लो गर्मा गर्म चाय पी लो। चाय तो मैं बाद में पीऊंगा, पहले जी चाहता है कि लहू पी लूं आपका। मैंने कहा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत गई भाड़ में। सीधी तरह से ये बताओ कि तुमने हमें घर से बेघर क्यों किया है? मैंने घर से बेघर किया है? हाँ, तुमने मार्केट बनाने के लिए हमारा बसा बसाया घर उजाड़ दिया है। तुम दौलत की मोटर कार दौड़ाने के लिए हमारी छाती को म्यूनिसिपैलिटी की सड़क समझे बैठे हो। मगर याद रखो, हम जाग चुके हैं, देश जाग चुका है। अब इस मुल्क का कोई अमीर गरीबों को अपने पांव से कुचल कर नहीं गुजर सकता, समझे? तुम्हारे विचार बहुत सुंदर मालूम होते हैं, मगर कलाई तो छोड़ दो मेरी। भगवान कसम रंगे टूट जाएंगी। ये कलाई नहीं, गरीबों के लिए फांसी का फंदा है। मैं तुम्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक सीने में भरी हुई आहों से तुम्हारे पत्थर जैसे कलेजे को मोम न बना डालूं। मुझे अब मालूम हुआ है कि सेठ कालिदास तुम ही हो। अरे भाई, मैं सब कुछ बन सकता हूँ मगर सेठ कालिदास नहीं। तो फिर तुम कौन हो? अब तशरीफ रखिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं हूँ रामदास भुसारिया। रामदास जी, आपकी तरह गरीब। फर्क इतना ही है, आप बाग में पड़े हुए थे और मैं इस मकान में ठहराया गया हूँ। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। मगर सेठ कालिदास कहाँ है? वो तो आजकल मसूरी के पहाड़ियों में ऐश कर रहा होगा, जहाँ दौलत वाले गर्मियों में स्वर्ग के मजे लेने जाते हैं और हम जैसे लोग हम भी सर्दियों में चांदी से ढकी हुई उन बर्फानी चोटियों की बहार लूट ही लेते हैं। आप लोगों ने ये प्लान्स तो देखी नहीं। मेरी स्कीम ये है कि अपनी तमाम पुरानी चालों को जमीन पे सुलाकर चंद आलीशान बिल्डिंग्स और एक बहुत बड़ी मार्केट बनवा दूं। उस मार्केट में मूंगफली और चने की दाल से लेकर हीरे और मोतियों तक की 607 दुकानें हैं। इस तरह अगर एक एक दुकान से 25 रुपया किराया और 5000 रुपया पगड़ी वसूल की जाए तो आमदनी में काफी इजाफा हो सकता है। सेठ कालिदास जी ने दुरुस्त फरमाया। मैं 6-7 विलायत में रहा हूँ, वहाँ भी इसी तरह आमदनी में इजाफा किया जाता है। सारे देश में
जितने आदमी रहते हैं, अगर हर एक से एक एक रुपया भी नफा वसूल किया जाए तो कई करोड़ का रोकड़ा बन जाता है। अब रहा कहत और काल तो हमें इन झगड़ों से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि बड़ा व्यापारी वो है जो रहे दुनिया के साथ मगर नफा देखे सिर्फ अपना। सेठ जी ने दुरुस्त फरमाया। मैं 6 साल तक वलायत में रहा हूँ, वहाँ भी अपना नफा सबसे पहले देखते हैं। बिल्डिंग और मार्केट के लिए सिर्फ पुरानी चालों से काम नहीं चलेगा, हमें और भी जमीन की जरूरत होगी। अजी मैं 6 साल तक विलायत में रहा हूँ। आप विलायत के सपने यहाँ न देखिए, ये हिंदुस्तान है। वहाँ की आइसक्रीम यहाँ खिलाएंगे तो सबको डबल निमोनिया हो जाएगा। मेरा इरादा है कि सरकार जो फौजी क्वार्टर्स नीलाम कर रही है, फिलहाल उन्हें खरीदा जाए। इस तरह इतनी जमीन हाथ आ जाएगी कि मार्केट तो क्या, मार्केट का पूरा खानदान उसमें समा जाएगा। सरकार, बम्बई से बिटिया के हॉस्टल में से फोन आवा है। रूपा का होगा, कह दे कि मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करें। नहीं सरकार, वो बिटिया का फूंका नहीं, कोई और फूंक रही है। 1 मिनट, फूंका इधर छोड़ दिया है सरकार। हेलो हेलो, कौन? हॉस्टल सुपरिटेंडेंट? यस जी, मैं कालिदास बोल रहा हूँ। क्या कहा? रूपा 2 दिन से गायब है? हाँ हाँ, तो देखिए पूरी कोशिश जारी रखिए, मैं भी बंबई आ रहा हूँ। नहीं नहीं, ये मैं कुछ नहीं जानता। मेरी लड़की को मेरे पास पहुंचाना ये तुम लोग का फर्ज है। कॉलेज चला रहे हैं, अगर मेरी लड़की न मिली तो मैं एक एक को गोली से उड़ा दूंगा, सबको फांसी पे चढ़ा दूंगा। अजी साहब मेरा क्या कसूर है? कसूर के बच्चे, मेरी लड़की गायब हो गई है और तुम खड़े मुंह देख रहे हो। जाओ हर शहर की ब्रांच में फोन करो और सबको इत्तला दे दो कि रूपा हॉस्टल से गायब हो गई है। उसे जिस तरह भी हो तलाश करके मेरे पास ले आए या मुझे खबर दे। रूपा? सरकार घबराने की जरूरत नहीं, मैं 6 साल तक विलायत में रहा हूँ, वहाँ भी लड़कियाँ इसी तरह गायब हो जाती हैं। विलायत के बच्चे जाते हो या नहीं? और हाँ सुनो, सबको ताकीद कर दो कि ये तलाश खुफिया तरीके से होनी चाहिए। अगर बात फैल गई तो भरी बरादरी में नाक कट जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस ठोकरी ने मुझे कहीं का न रखा, कहीं का न रखा। कहा कि शहर की हुजूर ने कोई खास तैयार तो नहीं की, लेकिन ये घंटी क्या थी? आज इतनी जल्दी कैसे बच गई? भाई बाहर बच्चे खेल रहे हैं, किसी ने बटन दबा दिया। अब वो बच्चों का खेल नहीं, हमारी किस्मत का खेल मालूम होता है। टाइम क्या हुआ है? 9 बजे। पर 9 बजे हमारी किस्मत के 12 बज गए। आज ये कम्बत 1 घंटा पहले क्यों आ गया? कौन आ गया? क्या बात है, कुछ मुझे भी तो बताओ। चुप रहो, सांस बंद कर लो, बत्ती बुझा दो। ओहो, स्विच इधर नहीं है। कहाँ है? वो कहाँ? कोई आ रहा है। घर में एक आग कल हो तो मुझे दे दो, फिर देखें कौन आता है। चुप रहो। तो लड़की से पहले हम दोनों जेल में खिचड़ी बड़ी पतली देते हैं। जेल खिचड़ी? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप इस मकान में सेठ कालिदास की इजाजत से नहीं रहते? नहीं है? मैंने अभी तक उसकी सूरत भी नहीं देखी। हाँ, लेकिन आदमी जरूर मेरे वजन का हो, 250 पाउंड का। ये कपड़े जो मैंने पहने हैं उसी के हैं, मुझे फिट आते हैं। पहले ये तो समझाइए कि आपने यहाँ डेरा किससे जमा रखा है? बताता हूँ। बात यह है कि कालिदास के बहुत से मकान हैं। वो सर्दी यहाँ गुजारता है और गर्मी मसूरी में। जब वो यहाँ आता है तो हम चुपके से मसूरी पहुंच जाते हैं, और वो जब मसूरी पहुंचता है तब हम पिछले रास्ते से आ जाते हैं। गोदाम में राशन भी काफी पड़ा होता है। इस तरह सेठ साहब के दोनों मकानों की साफ सफाई भी हो जाती है और अपना काम भी निकल आता है। बुरा नहीं कर रहा हूँ चचा, सेठ कालिदास पत्थर का बना हुआ इंसान है और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मगर मामला बड़ा नाजुक है। हाँ, इस लड़की को कैसे टाला जाए चचा? सोचो कुछ। मेरे ख्याल में पुलिस और टेलीफोन के झगड़े को खत्म ही कर देना चाहिए। यही तुम्हारी। श्रीमती, हमने फैसला किया है कि तुम्हें पुलिस के हवाले न करें। हमारे चचा। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। श्रीमती, तुम्हारे माता पिता जिंदा है या? माँ मजबूर है
पिता है सोना होने के बराबर, इसीलिए अपने वास्ते खुद रास्ता सोचने की जरूरत पड़ी। और सोचा भी तो चोरी का आसान रास्ता। अच्छी तरक्की करेंगे आगे चलकर। माफ कीजिए, कल मुझे एक नौकरी के लिए जाना था। मैला लिबास आदमी की लियाकत पर पर्दा डाल देता है, इसीलिए मैं इस अलमारी से एक जोड़ा कपड़े निकालने की हिम्मत कर बैठी। मैं इस हिम्मत की दाद देता हूँ। जो हाथ मेहंदी लगाने के लिए बने वही ताला तोड़ने की प्रैक्टिस करने लगे। वाह वाह, लड़का ठीक कहता है। मगर ये काम कोई अपनी खुशी से तो नहीं करता, जरूरत ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। लड़की ठीक कहती है, पेट की मार बुरी चीज होती है। 2-4 मर्तबा तो मैं भी गिरफ्तार होते होते बचाऊं। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल बेसहारा और गरीब हूँ। लड़की ठीक कहती है। औरत अमीर हो या गरीब, मुल्क कौम की इज्जत होती है। और आपने अरे चाचा, ये तो बेहोश हो गई। अरे भूखी प्यासी हो बेचारी। वसंत, जल्दी पानी ले आओ। अगर चल बसी तो हम दोनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। बस, अरे वसंत जल्दी। अरे लाया चाचा, ये लो दे दो जल्दी। अरे चाचा, ये क्या? मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं, मैंने नब्ज देख ली है। तुम्हें भूख से चक्कर आ गया था। चलो खाना खा लो। आप लोग दया और धर्म के अवतार मालूम होते हैं। जी हाँ, ये बड़े अवतार हैं और मैं छोटा अवतार हूँ। खाइए, टोस्ट खाइए। और लेडीज, बड़ी खुशी हुई आप दोनों से मिलकर। शुक्रिया। ये घंटी कैसी? घंटी नहीं है, ये लड़का बुम्पू है। बाबा जल्दी से बत्ती बुझा दो ना। बत्ती बुझाओ। क्या कर रहे हो? भागो दौड़ो, जहाँ जगह मिले छिप जाओ। चलिए चलिए, जान बचाओ भाई, जान बचाओ। क्या बात है? कुछ नहीं। बत्ती क्यों बुझा दी? यहाँ एक दीवाना आया करता है कभी कभी, जिसके डर से हमें छुप जाना पड़ता है। सुना है खाली मकान में भूतन का बसेरा होत है। अरे अंदर कोई होए तो निकस आवे, हो जाए 2-2 हाथ। कम हो राना, ससुर कल्लू जमादार की खातिर चूहा बिल्ली रह गए हैं संसार में। छिछली हो बतनाई। अंधेरा बहुत बुरी चीज है। जी हाँ, मेरा तो दम घुटने लगा था। मगर प्रैक्टिस जारी रहिए। क्योंकि इस मुल्क में करोड़ों ऐसे गरीब हैं जो अपने घर में बत्ती जलाना शान के खिलाफ समझते हैं। मैंने कहा खा गया। अब नौकरी पर जाने के लिए कल सवेरे आकर हमसे एक साड़ी ले जाना। इस वक्त आराम से अपने घर चली जाओ। नौकरी मिल जाने पर कहीं नहीं रहने दीजिए। यहाँ ना बाबा ना, मैं इस मुसीबत को पाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। जवानी जहाँ जहाँ जाती है कोई ना कोई मुसीबत साथ लाती है। मैंने कहा बंगला बहुत बड़ा है, रहने दीजिए इस गरीब को। मुसीबत में काम आना तो हमारा फर्ज है। बिल्कुल नहीं श्रीमती, तुम्हें जाना ही होगा। बहुत अच्छा, नमस्ते। हाँ, मैंने कहा जरा सुनिए। नहीं नहीं, मेरे पास कोई जगह नहीं है, इससे जाना ही होगा। नमस्ते। मैंने कहा एक बार और रुक जाइए। भगवान के लिए मान जाओ चाचा, लड़की है, रात को कहाँ जाएगी बेचारी। अच्छा बाबा, अच्छा। थैंक यू थैंक यू। आप ऐसा श्रीमती, घर में रहने की इजाजत देता हूँ, मगर किसी चीज को छूने की इजाजत नहीं दे सकता। मुझे मंजूर है। तो आज से वही कमरा तुम्हारा है। हाँ, लेकिन ख्याल रखना मुझे दूसरे कमरों में ताला लगाने की जरूरत न पड़े। एक तीर चलाने वाले ने, एक तीर चलाने वाले ने दिल लूट लिया है, लूट लिया हो, दिल लूट लिया है, लूट
उठी है मन में, एक दर्द बसा दी मन में, एक दर्द बसा दी मन में। आँखों में समाने वाले, आँखों में समाने वाले, दिल लूट लिया है, लूट लिया हो, लूट लिया है, लूट लिया। एक गीत सुनाने वाले ने, एक गीत सुनाने वाले ने दिल लूट लिया है, लूट लिया हो, दिल है लूट लिया। शर्मा के नजर जब डाली, एक बार गया ना खाली, एक बार गया ना खाली। ललचा के लुभाने वाले ने, ललचा के लुभाने वाले ने दिल लूट लिया है, लूट लिया हो, दिल लूट लिया है, लूट लिया। आँखों को बला कर भेदी, चुपके से मोहब्बत दे दी, चुपके से मोहब्बत दे दी। इस घर को बसाने वाले ने, इस घर को बसाने वाले ने दिल लूट लिया है, लूट लिया हो, दिल लूट लिया है, लूट लिया। वो हमसे अगर पूछेंगे, हम उनसे यही कह देंगे, हम उनसे यही कह देंगे। मगर आप भी तो इस हुनर मुझसे कुछ कम नहीं। तो वो कैसे? मैंने क्या चुराया है? अगर कह सकती तो कहती। बहुत देर हो गई भाभी, भैया इतनी देर क्या कर रहे हैं? वहाँ शामत कर रहे हैं भाभी। भाभी तुम और यहाँ, और ये कौन? शशि? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा यहाँ जग्गू कहाँ है? जब से हम लोग रेल से उतरे हैं, मकान के लिए धक्के खा रहे हैं। अभी हमें यहाँ ठहराकर वो ऊपर मालिक मकान से बातचीत करने गए। उन महाराज से तो मैं ऊपर ही निपट लूंगा, जब तक आप लोग अपनी सोच मिला लीजिए। आप हैं श्रीमती रूपा देवी, और आप हैं हमारे दोस्त की धर्मपत्नी किरण देवी, और ये उनकी बहन शशि, और ये है उनके घर की एक छोटी सी टेबल लैंप जो अभी अभी रोशन हुई है। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आया। मकान देने में तो इनकार नहीं है, मगर शर्त ये है कि हम 2 बरस का किराया पेशगी ले लिया करते हैं। 2 बरस का किराया? सोच लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। अच्छी बात है, दे दूंगा भाई। एक बात और रह गई, हम पगड़ी वगड़ी लेने को गुनाह समझते हैं, मगर 70 रुपया किराया होगा और रसीद मिलेगी सिर्फ 30 रुपए की। जी, ये हिसाब मेरी समझ में नहीं आया। सोच लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। अच्छी बात है बाबा, ये भी मंजूर है। हाँ, एक बात और रह गई, यहाँ आप रह सकते हैं, आपकी धर्मपत्नी रह सकती हैं, लेकिन नौकर, दासियां, कुत्ते, बिल्ली और बच्चे ये नहीं रह सकते यहाँ। बच्चे नहीं रह सकते? सोच लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। मैंने सोच लिया, आप इत्मीनान रखिए, न मुझे कुत्तों से शौक है न बच्चों से। जग्गू, अरे भाई जग्गू, अरे भाई जग्गू, तुम कहाँ हो? मैं तो तुम्हें ही ढूंढता फिर रहा हूँ। इतने बरस हो गए बिछड़े हुए, जरा मुझसे मिल तो लो आज। अभी अभी तुम्हारे बाल बच्चों से मुलाकात थी, मालूम हुआ कि तुम यहाँ मकान की बातचीत कर रहे हो। तुम्हारा छोटा बच्चा तो बहुत ही प्यारा है, भगवान कसम। किसका बच्चा? क्या फरमाया आपने? आप कौन है? धनी है। धनी? अजय धनी साहब, वो तो इन्हीं का नौनिहाल है, आपने क्या समझ लिया? क्यों श्रीमान जी, ये क्या बात है? अजी साहब, वो मेरा ही बच्चा है, मगर मुझसे भी जरा तमीज रखता है। स्नान किए बगैर दूध नहीं पीता, खांसे बगैर पेशाब नहीं करता, और बस रहने दीजिए, आप बच्चे वाले हैं, आपके लिए मेरे मकान में कोई जगह नहीं। या तुम भी अजीब चपड़ घंचू हो, आते ही मेरे जमे जमाए रंग में भंग डाल दी। तो घबराते क्यों हो? मैं फिर जमाए देता हूँ। देखिए धनी साहब, सीधी तरह से मकान दे दीजिए, वरना हम लोग अभी पुलिस चौकी जाते हैं। ऐसे धुन के जाओगे कि सर और मूछें, मेरा मतलब है इन दोनों मक्खियों का एक बाल भी नजर नहीं आएगा। हाँ, पगड़ी के लिए मकान रोकना बहुत बड़ा जुर्म है, समझे? आप पुलिस चौकी नहीं, गवर्नर की कोठी में चले जाइए, हम ये मकान नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते साहब? चंद दिनों में मेरी लड़की, दामाद और उनके बच्चे यहाँ आने वाले हैं। मकान इनको दे दूं तो वो लोग कहाँ रहेंगे? हैं? क्या भाई,
मालूम होता है आप खानदानी पगड़ी बात है। चलो भाई, इनसे कौन पूरा उतर सकता है। ये लोग हम और तुम तो क्या गवर्नमेंट को भी चक्कर में डाल देते हैं। क्या होगा, कहाँ रहेंगे हम लोग? जब तक मकान नहीं मिलता आप हमारे मकान में चले चलिए। जी, हमारे पास एक बहुत बड़ा मकान है। मकान नहीं बल्कि एक महल है। शानदार मसहरियाँ, खूबसूरत कुर्सियाँ, हवादार कमरे, बिजली के पंखे, किस्म किस्म की बत्तियाँ। ये समझो कि एक राजमहल है और हम राजकुमार बनकर रहते हैं वहाँ। कपड़े वगैरह सिलवाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक के हर चीज मौजूद है। मगर आप लोगों को तकलीफ तो ना होगी? हम अब नखरे छोड़ो, वरना याद रखना सड़कों की हवा खाते खाते नरम नरम दौरी से सूखे हुए पापड़ बन जाओगे। समझे? ये बम्बई है, यहाँ चवन्नी को पौली और आलू को बटाटा कहते हैं। सच समझे? हाँ, आ जाओ। चलो भाई गाड़ी वाले, चलो। मस्ती भरी बहार ने, मस्ती भरी बहार ने मस्ताना कर दिया, मस्ताना कर दिया। सबरो करार लूट के, सबरो करार लूट के दीवाना कर दिया, है दीवाना कर दिया। मस्ती भरी बहार ने मस्ताना कर दिया, मस्ताना कर दिया। सबरो करार लूट के दीवाना कर दिया, है दीवाना कर दिया। दुनिया जवान है, मैं जवानी को क्या कहूँ, जवानी को क्या कहूँ। जालिम ने मुझको होते, जालिम ने मुझको होते बेगाना कर दिया, हाय बेगाना कर दिया। मस्ती भरी बहार ने, मस्ती भरी बहार ने मस्ताना कर दिया, हाय मस्ताना कर दिया। बुलबुल बिद को थाम के, है बुलबुल बिद को थाम के फूलों से कह उठी, फूलों से कह उठी। खुद शम्मा बन गए मुझे, खुद शम्मा बन गए मुझे परवाना कर दिया, हाय परवाना कर दिया। मस्ती भरी बहार ने, मस्ती भरी बहार ने मस्ताना कर दिया, हाय मस्ताना कर दिया। मैंने कहा जरा सुनिए तो। क्यों, खैरियत? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आदमी का दिल धक धक करे, लोगों के चेहरे एक एक मिनट में बदलते दिखाई दे और रातों की नींद हराम हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? नल के नीचे बैठकर टूटी खोल देनी चाहिए। एक बात और पूछना है, आपने कभी वो गाना सुना है? कौन सा? जवानी की रेल चली जाई रे, जवानी की बस 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 बस, ये तो सुनने की जरूरत ही नहीं। मेरे ख्याल में वो रेल कभी चल ही नहीं सकती जिसमें बचपन का इंजन लगा हो। ठीक है ना? कहती हूँ, आम तो समझते ही नहीं। मालूम होता है बनाने वाले ने सब तो बनाया है, वो इसमें भेजा रखना भूल गया। यानी कि ये मेरी तारीफ हो रही है? भाई बड़ी शरीर हो, जाओ खेलो जाकर। अपने खेल कूद के दिन तो कब से खत्म हो चुके और आप अभी तो मुझे बच्ची समझते हैं। बच्ची भी और बेवकूफ भी। तुम एक ऐसा ग्रामोफोन हो जो गा तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता कि वो क्या गा रहा है। अच्छा? किधर ध्यान है? मैं ये सोच रही थी कि बसंत बाबू कितने अच्छे आदमी हैं। जब ये सामने से गुजरते हैं ऐसा मालूम होता है जैसे मर्दाना
ब्यूटी का श्वास हो रहा है। अच्छा, ये लड़की कौन है? ये बसंत बाबू के दोस्त की बहन है। घर ना मिलने की वजह से इनके भैया और भाभी हमारे साथ रहने आए हैं। यहाँ रहने आए हैं? हाँ। क्यों रहने आए हैं? ये समझ लो कि जमा हो गए। हाँ, तो अब हामी को अपनी स्कीम बताकर 100 रुपए खींच लो। वो कैसे चाचा? अरे बाबा, जो मजबूरी से 5,000 रुपए पगड़ी देने के लिए तैयार है, वो 100 रुपए का हिस्से से खरीद कर लेंगे। हाँ, अब इस तरह हमारे पास 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। क्यों जगू? बिल्कुल ठीक है। 10 लाख रुपए किससे चाचा? हिसाब से तो सिर्फ 1 लाख रुपया होता है। अच्छा जी, तो ये भी कुछ कम नहीं। तो समझो ये रोकड़ा भी जमा हो गया। हो गया ना? अब इसी पैसे से जमीन खरीद लो और फटाफट मकान बांधना शुरू कर दो। जब तैयार हो जाए तो जिनसे पैसे लिए थे उन्हीं को घर में बसाओ, और 10 के जगह 20 और 15 के बदले 30 किराया करते जाओ। 15 के बदले 30? क्यों? मगर चाचा, ये भी अगर पगड़ी नहीं तो पगड़ी की छोटी बहन यानी कि दुपट्टा जरूर है। अरे इसे पगड़ी नहीं, आपस की इमदाद कहो। जो बेचारा उम्र भर किराया भर के भी एक कमरे का मालिक नहीं बन सकता, वो लागत के पैसे वसूल होते ही पूरे बिल्डिंग का मालिक बन जाता है। न पगड़ी न शगड़ी, सिर्फ किराया भरते गए और 5 बरस के बाद वालों को चित करने की इससे बेहतर तरकीब दुनिया में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं साहब। तो राय क्या है पंचो? जो आपकी। तो हो गया। मानता हूँ चाचा, मानता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। रूपा, पिताजी, मुझे तुम्हारी तलाश में सब काम काज छोड़कर मसूरी से यहाँ आना पड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नौकरी। नौकरी? जी। अरे जिसके दरवाजे पे दर्जनों नौकर हाथ बांध के खड़े रहे, उसकी लड़की नौकरी करने को निकली है। घर चलो बेटा, घर का सुख छोड़कर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? माफ कीजिए पिताजी, आप सिर्फ दौलत को सुख समझते हैं, मगर ये नहीं जानते कि आप धन से सिर्फ दुनिया खरीद सकते हैं, दुनिया का सुख नहीं। क्या भाई आप? रूपा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम अपने बाप से बात कर रही हो, न कि एक चपरासी के साथ। चपरासी की जिंदगी भी हम लोगों से अच्छी होती है। उसके बाल बच्चे उसकी गोद और कांधे पर खेलते हैं, और आपकी बच्ची बोर्डिंग और हॉस्टल में रहती है। उसकी स्त्री हमेशा उसके दुख सुख की शरीक होती है, और आपकी स्त्री 5 साल से मैके में बैठी आंसू बहा रही है। रूपा, मैंने तुझे फूल की तरह पाला, ऊंची से ऊंची तालीम दी। ये क्या सब इसलिए कि तुम बड़ी होकर मेरा अपमान करो? तालीम न दिलाते तो अच्छा था। आपने पढ़ा लिखा कर मेरी आत्मा को जबान दे दी है। अब मैं जहर को अमृत समझकर चुपचाप नहीं पी सकूंगी। जहर? अमृत? कौन तुझे जहर दे रहा है? आप, जो दौलत की झूठी शान शौकत देखकर ध्रुपद लाल के बेटे से मेरी शादी करना चाहते हैं, मगर मैं कहने पर मजबूर हूँ कि आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। मैंने अपना साथी तलाश कर लिया है। अपना साथी तलाश कर लिया है? मगर वो है कौन, क्या करता है, कहाँ रहता है? ज्यादा दूर नहीं, बल्कि और गरीबों के साथ हमारे घर में रहता है। हमारे घर में? क्या वाहियात! मैं इन सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। बहुत अच्छा। अगर आप अपनी औलाद की खुशी खुद अपने पांव से रौंदने पर तुले हुए हैं तो जो जी न्याय कीजिए, मैं चली। अरे कहाँ जाती हो? मेरी बात तो सुनो। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपनी तरफ से फैसला पक्का कर लिया? जी हाँ। अच्छी बात है, मगर मैं पहले लड़का देखना चाहता हूँ। आप शौक से देख सकते हैं, मगर यूं नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर ये मजाक कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ। फिर आप गरीब को देख सकते हैं, गरीब का दिल नहीं। मेरे ख्याल में रूह दिमाग खराब हो गया। ड्राइवर, गाड़ी आगे बढ़ाओ। क्या वाहियात! रूपा, तुमने मुझे अच्छा खासा कार्टून बना दिया है। प्लीज। कौन हो तुम? एक मजबूर। खाना वाना कहाँ से खाते हो? अजी 3 दिन हो गए हैं। अनाज मुझसे रूठा है और मैं अनाज से। यहाँ क्यों पड़े हो? क्या तबीयत ठीक नहीं? तबीयत तो ठीक है, मगर तकदीर को बुखार आ गया है। इस शहर में लोगों को रहने के लिए महल मिल जाते हैं, मगर मुझे सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। बेचारा बहुत परेशान दिखाई देता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पावली दे दो, चने लेकर खा लेगा। अपना बंगला बहुत बड़ा है,
वही ले चलिए बेचारे को, खाएगा भी और पड़ा भी रहेगा। गरीब दिखाई देता है। बाबा, यहाँ फसल कम और गरीब ज्यादा पैदा होते हैं, हम किस किस को संभालते फिरेंगे? और ये आदमी भी मुझे कुछ ठीक नहीं मालूम होता। लो देख लो, मेरा कुत्ता भी इसे पसंद नहीं करता। जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला है। मगर मजबूरों पर तरस खाना तो हम लोगों का सबसे बड़ा फर्ज है। तुम्हारा कहना ठीक है, मगर मेरा कुत्ता राजी नहीं होता, और जिसको मेरा कुत्ता ना पसंद करे उसको मैं किसी हाल में पसंद नहीं कर सकता। कुत्ते को मैं समझा लूंगी, आपको अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे कहने से इस पहलवान को अपने घर में रहने की इजाजत तो देता हूँ, मगर किसी चीज को छूने की इजाजत नहीं दे सकता। हाँ, जमाना बीता जाए जी, जमाना बीता जाए जी, आए सजन कब आओगे? जमाना बीता जाए जी, जमाना बीता जाए जी, आए सजन कब आओगे? घूम रही है सारी दुनिया, आई है रुत मतवारी, आई है रुत मतवारी। घूम रही है सारी दुनिया, आई है रुत मतवारी, आई है रुत मतवारी। क्यों नहीं आते प्रीतम प्यारे, क्यों नहीं आते प्रीतम प्यारे? लगी है आस तुम्हारी, लगी है आस तुम्हारी। क्यों नहीं आते प्रीतम प्यारे? लगी है आस तुम्हारी, लगी है आस तुम्हारी। तुम्हें जो नहीं पाए जी, अकेले घबराए जी, आए सजन कब आओगे? जमाना बीता जाए जी, जमाना बीता जाए जी, आए सजन कब आओगे? सावन के दिन आए बलम्बा, दिल से करूं मैं बातें, दिल से करूं मैं बातें। सावन के दिन आए बलम्बा, दिल से करूं मैं बातें, दिल से करूं मैं बातें। तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, तुम बिन साजन कैसे कटे बरसातें, कैसे कटे बरसातें। तुम ही बताओ, तुम बिन साजन कैसे कटे बरसातें, कैसे कटे। धोबी का घाट बना रखा है, 2-4 गड्ढे भी बांध दिए होते, रौनक और भी बढ़ जाती। कौन हो तुम? अरे वाह, नया दीवार और वालों से टकरा। मैं हूँ मैं, यानी कि मैं। क्या वाहियात है। मैं पूछता हूँ कि ये पोतरे यहाँ क्यों फैला रखे हैं, बाहर क्यों नहीं सुखाती? माधी हो या प्याजू, प्याजू? इतना भी नहीं समझते कि कपड़े बाहर सुखाने जाएंगे तो हम लोग भी वही सूखते रहेंगे। रूपा, ये सब क्या है? पिताजी, आपने कुछ न बोलने का वादा किया था। अगर आप गुस्से पर काबू नहीं पा सकते तो मैं चली। रूपा! पिताजी, पिताजी, चोट तो नहीं आई? तेरी वजह से न जाने क्या क्या सहना पड़ेगा। सेठ कालीदास, जिसने अपनी नाक पर कभी मक्खी को भी बैठने नहीं दिया, आज उसके सर पर बरसात के मेंढक नाच रहे हैं। बर्दाश्त की हद हो चुकी। रूपा, अब इन सारे लोग छोड़ दो। ये जिंदगी नहीं, जिंदगी का अपमान है। हमारे दिलों पर बनावटी जिंदगी का रंग इतना गहरा चढ़ गया है कि असली जिंदगी अपमान मालूम होती है। मैं आपको यही दिखाने लाई हूँ पिताजी कि जिंदगी की खुशी हम लोगों के लिए कितनी महंगी और इन गरीबों के लिए कितनी सस्ती है। जो कुछ देख चुका बहुत है, अब इससे ज्यादा देखूंगा तो गुस्से में किसी का गला पकड़ लूंगा, खून कर दूंगा। ये काम तो आपकी दौलत कर ही रही है पिताजी, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? तुम बच्चा भूख से भैरवी गा रहा होगा, उससे जरा दूध तो पिला दो जाके। जी? ये रहा। बहुत अच्छा। देखते हो पहलवान, ये छोटी सी माँ कितनी प्यारी वाली होती है। बहुत। माँ?
बच्चा। क्या वाहियात, अभी तक नहीं, और तुम लोगों ने अंदर ही अंदर खिचड़ी पका ली। खिचड़ी तो खिचड़ी, साथ में भुर्ता भी तैयार कर दिया। ये दुर्भाग्य का सितारा कब चमका? दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य कहिए पिताजी। कोई जब इस मूर्ति को देखती हूँ मेरे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम्हारे दुख दूर हो जाते हैं, यहाँ सीने पर जीआईपी का इंजन दौड़ने लगता है। फेंक दो इसे, मैं कहता हूँ। ऐसा प्यारा बच्चा फेंका नहीं जाता पिताजी। देखिए आपकी तरफ कैसे देख रहा है। नमस्कार करो। नमस्कार नहीं, ये जूता है मेरे लिए। मैं इसका गला घोट दूंगा, मार डालूंगा इससे। खोपड़ी गंदी ना कर दो। क्यों बहन, बच्चे ने तंग ये कौन है? मैंने कहा जी ये बच्चा। जी मेरा बच्चा। आपने क्या समझा? मैंने कुछ और ही समझा था। नो 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 नो, अब तो तेरी माँ आ गई। नो लो महाराज, भोजन कर लो। भोजन? क्या वाहियात! अनाज को वाहियात कहते हो? इतना भी नहीं जानते कि इसकी मार अच्छे अच्छे को मुर्गा बना दे। शशि, परेशानी में आदमी आधा पागल हो जाता है। नरमी से काम लेना चाहिए। लीजिए, खाना खा लीजिए। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए दूध मंगा। लो और कहो, यहाँ आँख में लगाने को नहीं मिलता, इनको पीने के लिए दूध चाहिए। मैंने कहा महाराज जो कुछ मिल रहा है समेट लो। मैं ये सब नहीं खा सकता, मेरा हाजमा खराब है। हाजमा खराब है तो दाल का पानी पिया करो। ये पानी गरीब के पेट में जाकर दूध बन जाता है। मैंने कहा सावन नमस्कार। और मैंने कहा नमस्कार। सुना भाई, जमीन का सौदा हो गया या कुछ और गड़बड़ बाकी है? क्या अर्ज करूं, फायदे की जगह हम बाद में पहुंचते हैं और हमारी बदनसीबी पहले पहुंच जाती है। खैरियत तो है बाबा। अजी खैरियत वैरियत तो क्या, हमने सरकारी जमीन के लिए जो 10,000 रुपए का ऑफर दिया था, वहां किसी अकल के पूरे ने पूरे 15,000 रुपए की बोली बोल दी है। तो तुम 20,000 कह दो। आप कौन है चाचा? बुरा जोरदार दिखाई देता है। और मेरे ख्याल में अगले जन्म में जरूर किसी महाजन की तिजोरी होगा। खंडर बता रहे हैं इमारत अजीब थी। अरे भाई तुम दोनों किस चक्कर में पड़ गए? मैं पूछ रहा हूँ कि जमीन का फैसला क्या हुआ? इस ऑफर ने हमारी चलती हुई मोटर कार को 20 सड़क पंक्चर कर दिया है। यानी अब मकानों के बनवाने का मामला फिर खटाई में पड़ गया। जी हाँ, 15,000 को दबाने के लिए 20,000 की रकम चाहिए, और 20,000 का बकरा हम में से तो कोई दिखाई नहीं देता। तुम रुपए की फिक्र न करो, बोली बोलते जाओ। जमीन का सौदा हो गया तो रुपए देने वाले बहुत से निकल आएंगे। और सच पूछो तो किसी से मांगने की भी क्या जरूरत है? हम जमीन पर बैंक से भी कर्जा ले सकते हैं। हेलो, कौन? हरी? हाँ मैं हूँ सेठ कालीदास। मिलिट्री क्वार्टर्स का क्या हुआ? बस 15,000। खुरपा प्रसाद को 2 लाख दे दो, डूंगर कंपनी से 4 लाख ले लेना, 3 लाख बैंक में डाल दो, 1 लाख पांडुरंग नायक को भेज दो। भाई वाह, पौली पल्ले नहीं और सपने लग रहे हैं, और वो भी दिन दिहाड़े। मैंने कहा भूल से किसी टकसाल की सीढ़ियों पर तो नहीं सो गए थे? सीढ़ियों पर नहीं, हम तो हमेशा महलों में सोते हैं। हाँ भैया, गरीब होकर महलों के सपने देखना, इसे किस्मत का डबल निमोनिया कहते हैं। कितने दिनों से है ये बीमारी? कौन सी बीमारी? यही, महल की हवा खाते ही लाखों के सपने देखने लगे हो। अगर कुछ दिन और टिक गए तो ये लंगोटी भी तुम्हें किसी महाराज का पायजामा दिखाई देने लगेगी। दिखाई क्या देगी, मैं हूँ ही लखपति। हाँ अरे हाँ हाँ, तुम लखपति नहीं लखपति के बाप हो, मगर इस टेलीफोन को कभी हाथ न लगाना। क्यों न लगाऊं? ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं बनी है, खराब हो जाती है, समझे? अरे सेठ, मैं इस घर शट अप, कहने सुनने की कोशिश न करो। यही बहुत है कि इस घर में रहने की इजाजत देते हैं, वरना इस घर की किसी चीज को छूने वाला यहाँ से नोटिस बगैर तड़ीपार किया जाता है, समझे? अरे ये कुत्ता है या बदतमीजों का सरदार? अबे मेरा है, तू आराम कर रहा है? बदतमीज, जैसा मालिक वैसा तू। कुत्ता कुत्ते का बच्चा। ये क्या किया आपने? शिशी क्या करती हो? इस कमबख्त ने मुझे परेशान किया, मैंने उसे सजा दी। पिताजी भगवान के लिए धीरे बोलिए। क्यों धीरे बोलूं? सुन लिया तो कुत्ते
कुत्ते के लिए हाई कोर्ट तक मुकदमा करेंगे, बेहद प्यार करते हैं उसे। वो प्यार करते हैं तो उसका मतलब है कि मैं भी मुंह चटाता हूँ। ये कुत्ता है, कहीं का राजकुमार नहीं। मैं अभी से ठीक करता हूँ, नाले का सर फोड़ दूंगा। बस रूपा, तुम्हारी मोहब्बत ने सूट उतवा कर धोती बंधवा दी। जिसके एक एक कारखाने में हजारों आदमी काम कर रहे हैं, वो लड़की की जिद पूरी करने के लिए एक कुत्ते का बॉडीगार्ड बना हुआ है। मेरे पलंग पे वो मोटा दुम्बा खुर्राटे ले रहा है और मैं शहजादे की नौकरी कर रहा हूँ। बस अब बर्दाश्त की हद हो गई। अब मैंने फैसला कर लिया है। रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए। कहीं ऐसा न हो आपका फैसला किसी की जिंदगी और मौत का फैसला बन जाए। अब कुछ ही क्यों न हो, अगर 3 दिन के अंदर अंदर भिखारियों की इस टोली ने कहीं और ठिकाना न बनाया तो मैं हर एक को 3-3 महीने के लिए बड़े घर भिजवा दूंगा, फांसी पर चढ़वा दूंगा बदमाशों को। हाँ, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इन गरीबों ने इस घर में अपनी छोटी सी दुनिया आबाद कर ली है, मैं इनकी दुनिया ना उजड़ने दूंगी। रूपा, एक बाप की हैसियत से मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मगर तुम्हारी मोहब्बत हंसी है जमाना, दिल का खजाना। मैंने कहा आज तो बख्श दो मुझे। तुम्हारा बरसात में पैदा हुए होंगे महाशय, जो बात जुबान से नहीं सकते वो गाकर सुनाया करते हैं। गाना तो दिल का पोस्टमैन होता है उसमें। मगर ये मोहब्बत की चिट्ठी बाद में और अदालत के वारंट पहले लाया करता है। ठुमरी की जगह भैरवी और शाम कल्याण की जगह बिहार के सुर छेड़ना चाहती हो। अच्छा जी, तो आप अब तक मुझे बच्ची समझ गए हैं। देखने में छोटी मालूम होती हूँ, मगर उम्र में काफी समझदार हूँ। मोहब्बत की किताब एक ऐसी नहीं जो मेरी नजर से ना गुजरी हो। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शीरी फरहाद, इन ड्रामों को तो इस तरह चाट गई हूँ कि दिन के वक्त हीरो और हीरोइन नाचते हुए नजर आते हैं। अंदर क्या देख रही हो? अंदर रेस के घोड़े तो नहीं दौड़ रहे हैं? जी जी से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मालूम नहीं यहाँ एक जवान लड़का रहता है? जी मैं ताका झाकी नहीं करता। जाओ अपने कमरे में सो जाओ। जी। बाहर को बोल रहा है, खामोश। कितना नेक लड़का है, शाम से बत्ती बुझाकर सो जाता है। मैंने कहा अब तो तुम चली जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तो आफत आ जाएगी। मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, मगर दिल यहाँ से जाना नहीं चाहता। अरे बाबा, दिल तो हमेशा सरमुंडाने की बातें किया करता है, कभी कभी दिमाग से भी काम लो। हाँ, तुम तो इस तरह घबरा रहे हो जैसे गांव के पास रेलगाड़ी देखकर गंवार का बैठ। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं, हम दोनों तो जवान हैं। 100 बरस का साथ और 150 बरस के में मरते मरते भी एक दूसरे का डार्लिंग कहकर पुकारते हैं। ओफो, मेहरबानी करो और टहलती ही निकल जाओ यहाँ से। जाओ, शाबाश, दरवाजा खुला है। फिर कब मुलाकात होगी? जब होश ठिकाने होंगे, अभी तो पसीने पर पसीना आ रहा है मुझे। जाओ 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 जाओ, शाबाश, जाओ। अब नाना। हाँ, अगर मेरी जिंदगी चाहती हैं तो आप पहली गाड़ी में सवार होकर बम्बई आ जाइए। आपकी बेटी रूपा। माता जी, अब आप 1 मिनट की भी देर न कीजिए, आपका आना बहुत ही जरूरी है। अब पिताजी उनको घर से निकालना पर तुले हुए हैं। इत्मीनान रख मेरी बच्ची, तेरे सुख और संतोष के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया और सब कुछ कुर्बान कर दी। अच्छा, अब मुझे घर ले चल। तूने जैसा बताया है मैं वैसा ही करूंगी। मगर माता जी, आप वहाँ इस रूप में नहीं जा सकेंगी। तो कैसे जाना होगा? सुनिए। ठीक, इस तरह तेरे पिताजी से भी मिल लूंगी। 5 साल से घर छोड़कर मैके में पड़ी हुई थी, आज तेरी वजह से उनके भी दर्शन हो जाएंगे। दिल की लगी ज़बान पे, दिल की लगी ज़बान पे, आए तो क्या करूं, आए तो क्या करूं, और मुँह से कुछ कहा भी न जाए तो क्या करूं, और मुँह से कुछ कहा भी
सिवा बता मेरा दुनिया में कौन है, दुनिया में कौन है। तेरे सिवा बता मेरा दुनिया में कौन है। दिल को ठेस जब तू ही दिल को ठेस लगाए तो क्या करूं, और मुंह से कुछ कहा भी न जाए तो क्या करूं। दिल की लगी ज़बान पे तो मेरे दिल को तोड़ने वाले जवाब दे, ओ जवाब दे। ओ मेरे दिल को तोड़ने वाले जवाब दे, ओ जवाब दे। तेरे बगैर चैन ना, तेरे बगैर चैन ना आए तो क्या करूं, और मुंह से कुछ कहा भी न जाए तो क्या करूं। दिल की लगी ज़बान पे, दिल की लगी ज़बान पे आए तो क्या करूं, आए तो क्या करूं, और मुंह से कुछ कहा भी न जाए तो क्या करूं, और मुंह से कुछ कहा भी न जाए तो क्या करूं। दिल की लगी ज़बान पे, दिल की लगी ज़बान पे आए तो क्या करूं, और मुंह से कुछ कहा भी ना जाए। अच्छा, तो आपने हमें चक्कर में डाल दिया था। मैं पूछता हूँ, इस दरवाजे से आने की इजाजत किसने दी तुम्हें? इजाजत? तो क्या हमें भी इजाजत देने की? मेरा मतलब है भूल से चलाया, भूल से। दिल से चलाया? अबे भूल के बड़े भाई जी, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन जी। इस दरवाजे से किसी को भी नहीं आना चाहिए, समझे? समझा। चाबी कहाँ से मिल गई थी तुम्हें? घर में झाड़ू लगाते समय एक कोने में पड़ी थी, दरवाजे में लगा के देखी, ठीक आ गई। अच्छा हुआ कहीं अलमारी में लगा कर नहीं देखा। दे दो मुझे चाबी। आप बहुत नाराज मालूम होते हैं। आओ। और ये क्या सिगार? सिगार सिगार। शर्म नहीं आती? दो कौड़ी का मुंह और ले आना पड़ा। आना पड़ा? लेकर तुम सचमुच आ गई हो तो वापस चली जाओ। मैं कहता वापस चली जाओ, तुम्हारी लाल ने ही मेरा कलेज रखा था, अब तुम क्या नमक मिर्च लगाकर मेरा समोसा बनाने आई हो? ये क्या झगड़ा है? ये क्या शोर मचा रखा है? आज तुम्हारी खोपड़ी फिर बेताल जा रही है, कभी उससे लड़ाई कभी इससे झगड़ा। मैं ये पूछता हूँ कि तुम इस नई बावरचन को क्यों तंग कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा था कि तुम कुछ थकी मांदी मालूम होती हो, आओ सर दबा दूं तुम्हारा। क्यों जी, मैंने कुछ कोई बुरी बात कही आपसे? जी नहीं, आप तो देवता हैं, देवता बुरी बात कैसे कह सकते हैं किसी को? ये देवता है? मैंने कहा माता जी, ये बहुत पहुंचे हुए महाराज हैं, जरा बची ही रहिए। क्यों रूपा, ठीक है ना? रूपा, रूपा सुनो तो। रूपा, देख लिया तुमने? देख लिया, लड़का बहुत नेक और शरीफ है। शरीफ? तब तो अपना जहाज डूबता ही दिखाई देता है। मगर मैं पूछता हूँ कि तुम क्यों आई हो यहाँ? जिसके लिए आप आए हैं उसी के लिए मुझको भी ये रूप इख्तियार करना पड़ा। मगर ये लड़का तो 420 है, इसने रूपा पर जादू कर दिया है। इस काट गोभी से रूपा का लगन न होने दूंगा, न होने दूंगा। रूपा, मैंने कहा हाजिर हो सकता हूँ? मैं आपसे नहीं बोल रही, मुझसे बात मत कीजिए। जी मैं बात नहीं, कुछ अर्ज करने आया हूँ। अर्ज नंबर 1, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आजकल सरकार के चेहरे पर अढ़ाई क्यों बज रहे हैं? ये अपने दिल से पूछिए। अरे रे रे रे, दिल की बातों में कभी ना आइएगा। ये जिसके मुकदमे में वकील बनता है उसे जेल के बदले फांसी पर चढ़ा देता है। हाँ, मैं आपकी सब बातें सुन चुकी हूँ। आप आदमी नहीं, थाली के बैंगन हैं। वाह 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 वाह, खूब खिताब दिया है, आधा बरस। मगर इस इज्जत अफजाई का सबब? सबब? जी
सबब उस खुशनसीब से पूछिए जिसे अपने कमरे में छिपाकर दिल का दफ्तर दिखा रहे थे। बई वाह, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। रूपा, तुम्हें धोखा हुआ है। दिल का सौदा जगह जगह नहीं हुआ करता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ मैंने देखा वो गलत है? जी हाँ, जो कुछ तुमने देखा वो ठीक है, लेकिन जो समझा वो गलत है। शशि मेरे कमरे में जरूर आ गई थी, लेकिन ये उसका नहीं बल्कि उसके बचपन का कसूर है। उस मासूम ने मोहब्बत का नाम तो जरूर सुना है, लेकिन वो अभी इसका मतलब नहीं समझी। झूठ मत बोलिए। रूपा, मैं सच कह रहा हूँ। बसंत ने अपनी जिंदगी का सौदा सिर्फ रूपा किया है। सच? मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। भाई ऐसे नहीं, पहले अपना हाथ मेरे हाथ में दो और फिर वादा करो कि ऐसी भूल कभी नहीं होगी। खुशी जब रूठ जाती है तो हमसे काम होता है, मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। नजर फेर कर दिल पे बिजली गिरा दी, उम्मीदों की दुनिया बना कर मिटा दी। नजर फेर कर दिल पे बिजली गिरा दी, उम्मीदों की दुनिया बना कर मिटा दी। कोई जाके उसमें वफा से ये पूछे, कोई जाके उसमें वफा से ये पूछे, ये किस बात की तूने मुझको सजा दी, उम्मीदों की दुनिया बना कर मिटा दी। नजर फेर कर दिल पे बिजली गिरा दी, उम्मीदों की दुनिया बना कर मिटा दी। अरे कमर टूट गई। क्या हुआ? मर गया। सारा दिन फावड़ा चलाते चलाते। अगर यही हालत रही रानी तो तुम्हें अपनी मांग का सुदूर गर्म पानी से धोना पड़ेगा। मेहनत मजदूरी से हाथ पांव की वर्जिश हो जाती है। आइए मैं बदन दबा दूं। ओहो। सिर दबाने से क्या होगा रानी? हो सके तो कड़वे तेल की मालिश कर दो। तमाम बदन की नसें इस तरह टूट रही है जैसे पुराने जूते के टाके उधर गए हो। लेट जाइए। आज कितने दिनों के बाद आपकी सेवा का सुख मिला। मजा आ गया। महारानी, याद है वो दिन जब हम 12 रुपए की खोली में रहते थे? मैं थका मांदा बाजार से आता था, तुम घूंघट निकालकर मेरे हाथ पांव दबाया करती थी। कितना आनंद था उस जीवन में। आप ही ने माया जाल में उलझकर जीवन का आनंद खो दिया है। तिजोरी का मुंह भरने के लिए घर को सुखों से खाली कर दिया है आपने। सच कहती हो देवी, रुपया सब कुछ कर सकता है, स्त्री के नरम नरम हाथ बनकर मुट्ठी चंपी नहीं कर सकता। कितना आनंद है तुम्हारे
क्यों जी, तुम लोग बुढ़ापे में भी आनंद लूटने से बाज नहीं आते? ये क्या बदतमीजी है? जी मैं इन हरकतों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस मकान में लड़के और लड़कियां भी हैं। अगर बुढ़ापे का ढोल इतना बेताल बजेगा तो जवानों की बांसुरी तो भगवान जाने क्या राग गाने लगेगी। मैंने कहा ये मेरा मतलब है। मतलब ये कि तुम पुराने पापी मालूम होते हो। आप तो बिगड़े हुए थे, इस बावलचंद को भी उल्टे रास्ते पर लगा दिया। मैं आइंदा ये गड़बड़ न देखूं। चलो चलकर बिस्तर ठीक करो मेरा। बिस्तर? आप मुंह क्या देख रहे हो? आओ मेरे साथ। आओ अंदर। अरे उठाओ उठाओ कर लो। इसलिए आप उधर से उठाइए, मैं इधर से संभालती हूँ। हाँ उठाइए। बस बस बस। कल्लू, तुमने देखा ये पलंग बना था स्त्री और उसके पति के लिए, मगर काम हमारे आ रहा है। कितने बदनसीब हैं दोनों। आप ठीक कहते हैं, सचमुच दोनों बड़े ही बदनसीब हैं। और हाँ, मैंने उस कमरे में जो कुछ कहा है उसका दानो मानना। आदमी बूढ़ा हो या जवान, मोहब्बत करने का सबको अधिकार है। बल्कि मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि नौजवानों की मोहब्बत एक नर्म और नाजुक कोपल होती है, मगर बूढ़ों की मोहब्बत पुराने पीपल का पेड़। क्या ख्याल है तुम्हारा कल्लू? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब ये है कि तुम दोनों आपस में शादी कर लो और फिर जहां जी चाहे आनंद लूटो। जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर देर किस बात की है? जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेंगे पंच और काजी? कोई शुभ दिन देखकर, अरे देखने की क्या जरूरत है, कल ही दिवाली है। मैं कहता हूँ कल्लू खत्म ही कर डालो इस झगड़े को। लड़की का बाप मैं बन जाऊंगा, तुम अपने लिए और एक बाप ढूंढ लो। दीप जला जा, ओ मत वाले साजना, ओ मत वाले साजना। आई दिवाली दीप जला जा, दिवाली दीप जला जा, ओ मत वाले साजना, ओ मत वाले साजना। घर घर दीपक ऐसे चमके जैसे चांद सितारे, घर घर दीपक ऐसे चमके जैसे चांद सितारे। आजा आजा खड़ी पुकारो मैं साजन के द्वारे, आजा आजा खड़ी पुकारो मैं साजन के द्वारे। हाँ मेरे मन का रोग मिटा जा, मन का रोग मिटा जा, ओ मत वाले साजना, ओ मत वाले साजना। आई दिवाली दीप जला जा, दिवाली दीप जला जा, ओ मत वाले साजना, ओ मत वाले साजना। आई खुशी की रात सुहानी, फूल खिलेंगे दिल के। आई खुशी की रात सुहानी, फूल खिलेंगे दिल के। इस नगरी में
वाले कहलाएं, घर है न दौलत अपनी, दौलत वाले हम कहलानी। जिसकी भैंस उसी निस्बत रोड के पास जो मिलिट्री क्वार्टर्स हैं। अच्छा, तो आप उसी जमीन के चक्कर लगा रहे थे। हेलो हेलो, मिस मेरी, हर हर महादेव को बुलाओ। हाँ, मैनेजर को। हेलो हरी, मैं सेठ कालिदास बोल रहा हूँ। आज मुझे मालूम हुआ कि जमीन की खरीदारी में कौन हमारा मुकाबला कर रहा था। पार्टी बिल्कुल करकी है, तुम दाम बढ़ाकर सौदा कर लो। क्या कहा? अरे रईस कहा कि अगर उनमें से कोई मर जाए तो चंदन और घी के बदले घासलेट में जलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, सौदा कर लो। जग्गू, भाई वो सरकारी जमीन तो हाथ से गई, अब प्लान के कागजात और मकानों के नक्शे का क्या होगा? फिक्र ना करो, सब रद्दी के भाव से निकल जाएंगे। इस मुल्क में पढ़े लिखे नौजवानों के प्लान कामयाब हो जाते तो ये तोन फैलाने वाले महाजन काशी जी की सीढ़ी पर बैठे दिखाई देते। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सांप निकल गया है और हम दोनों लकीर पीट रहे हैं। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए तो। बात यह है कि जमीन के लिए जो रेस हो रही थी उसमें अपना घोड़ा विनिंग पोस्ट पर आकर फोर्स हो गया। यानी स्कीम फेल, प्लान चौपट। अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि रंगून वाली नौकरी मंजूर कर ली जाए। घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो नौकरी कर रही हूँ इतनी तनख्वाह मिल जाती है कि सबका गुजारा हो सकता है। रूपा, मुझे अपनी दुनिया आप बनानी है। मगर वो दुनिया आप यहाँ रहकर भी बना सकते हैं, बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैं अपनी जरूरत तुमसे ज्यादा समझता हूँ, मुझे जाना ही होगा। आप मंचधार में लाकर मुझसे दामन छुड़ाना चाहते हैं? मैं मजबूर हो गया हूँ रूपा, इस नाकामी ने मेरे तमाम इरादों को पानी फेर दिया है। अब रंगून जाने के बगैर मेरे लिए और कोई चारा बाकी नहीं रहा। इरादा करने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए। नहीं रूपा, अब मुझे कोई चीज भी अपने इरादे से नहीं बदल सकती। क्या बात है देरी, मैं देर से इन दोनों महाशयों को स्कूल के बाहर चक्कर लगाते हुए देख रहा हूँ। ये आपको परेशान तो नहीं कर रहे? परेशान? हाँ हाँ, ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। अकेले देखकर इसने मुझे लूटने की कोशिश की है। मुझे पहले ही शक था। जिस दिन से स्कूल बना है 36 नौजवानों का चालान कर चुका हूँ। चलिए महाराज। ठहरिए जमादार साहब, ठहरिए। रूपा, मजाक ही मजाक में भैया अंदर कर ली जाएंगे। ये क्या हो गया तुम्हें? इस आदमी ने सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ा था। अरे नहीं जमादार साहब, मैं तो मुझ पर दया करो, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ बाबा। बाल बच्चे रखकर पराही बहू बेटियों को छेड़ते हो, शर्म नहीं आती? चलो सीधा रास्ता। अरे बाबा नहीं। ठहरो, मेरा मतलब है। मैं आपका मतलब समझ गया, आप इत्मीनान रखिए, ये 6 महीने से पहले नहीं छूट सकते। अरे बाबा तुम कुछ भी नहीं समझे। अरे थोड़ा जमादार साहब, थोड़ा। महारानी, क्या? तुम्हारे नरम नरम और नाजुक नाजुक हाथों को जब मैं यहाँ चक्की पीसते हुए देखता हूँ तो दुख से छाती फटने लगती है। मैं तो यहाँ पकड़ कर लाया गया था, तुमने अपने आप को क्यों डाला है इस आफत में? आप फिक्र न कीजिए, माँ का सबसे बड़ा सुख उसकी औलाद है। मैं जो कुछ कर रही हूँ अपनी औलाद के लिए कर रही हूँ। महारानी, याद है वो दिन जब तुम दुल्हन बनकर मेरे घर में आई थी? याद है। हाय, कितने सुहाने दिन और कितनी सुहानी रातें थी वो भी। महारानी, जब वो बीतती घड़ियां याद आती हैं तो कलेजे पे छुरियां चलती हैं, छुरियां। मगर अब अफसोस करने से क्या फायदा, गुजरा वक्त लौट कर नहीं आया करता। अब तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि रूपा के हाथ जल्दी से पीले हो जाए। जिंदगी के जो सपने हमने अधूरे छोड़े हैं उन्हें हमारी बच्ची पूरा करे। माता जी, वो जा रहे हैं। अरे क्या हुआ बाबा, कौन जा रहा है? वसंत बाबू। वसंत? कहाँ जा रहे हैं वो? रंगून। उन्हें रोकड़ामल उधारचंद कंपनी ने एक नौकरी दे दी है। रोकड़ामल उधारचंद कंपनी? हाँ, मैं समझ गई। इस कंपनी ने नौकरी क्यों दी है वसंत को? इसलिए कि कंपनी को जरूरत पड़ गई होगी। कंपनी को नहीं, सिर्फ आपको जरूरत पड़ गई है।
आप वसंत को यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं, मगर सुन लीजिए, वसंत हम लोगों की जिंदगी में इतना समा गया है कि हम चाहे भी तो उसे जुदा नहीं कर सकते। रोक लीजिए। रोक लूं? किसे रोक लूं? वो है कहाँ? हवालात में। हवालात में? मैं पहले ही कहता था कि छोकरा हाथ लपक मालूम होता है, जरूर किसी के बटुओं पे हाथ डाला होगा। किसने अपनाई हथकड़ी? मैंने भेजा है हवालात में उन्हें। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? क्योंकि वो रंगून जा रहे थे और जाने वाले को रोकने का इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। ये लड़की ने क्या कर दिया है? लड़की ने जो कुछ किया है वो माँ बाप के मुंह पर एक तमाचा है। तमाचा? क्या मतलब? मतलब ये कि इस मुल्क में लोग औलाद पैदा करना जानते हैं, उसके जीवन की रक्षा करना नहीं जानते। रक्षा करना नहीं जानते? तो तुम ये चाहती हो कि उस चिड़िया के गुलाम को रूपा का पति बना दूं? एक भिखारी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूं? नो नो नो, ये नहीं हो सकता। वो भिखारी नहीं, वक्त का सबसे बड़ा धनवान है। आपके पास रुपया है और उसके पास उसके बाजू है। वो जो कुछ पैदा करता है अपनी मेहनत से, और आपने जो कुछ हासिल किया है वो दूसरों की मेहनत से मांगी हुई भीख है। कुछ भी हो, मैं इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर सकता। मैं फिर कहती हूँ कि आप सिर्फ चांदी के रुपए और सोने की ईंटों को धन समझते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि दिल में खुशी न हो तो लड़कियां हीरे और मोतियों के ढेर पर बैठकर भी रात दिन आंसू बहाया करती हैं। अगर लड़की का सुख चाहते हैं तो वसंत को हवालात से छुड़वा दीजिए। मैं कहता हूँ कुछ दिनों तक उसे वहीं रहने दो। चक्की पीसते पीसते उसके बाजू जरा और मजबूत हो जाएंगे। आप स्त्री से जीत गए थे, मगर माँ की ममता से नहीं जीत सकते। जवाब दीजिए, वसंत को लाते हैं या नहीं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। बहुत अच्छा। अगर मेरी बच्ची का होने वाला सुहाग जेल में है तो मैं अपना सुहाग को भी वहीं भेज दूंगी। क्या मतलब? मैं आज ही सीआईडी के दफ्तर में इतला देती हूँ कि आपने सरकार को धोखा देने के लिए इनकम टैक्स के कई खाते गलत बना रखे हैं। देखो देखो देखो, तुम्हारा मजाक हमेशा बेतुका होता है। मैं तो तुम्हें छेड़ा था और तुम नाराज हो गई। मैं भला तुम्हारा कहा कभी टाल सकता हूँ? अभी उसको छुड़ा लेता हूँ। मगर एक बात है महारानी, गुस्से में तुम और भी कयामत मालूम होती हो। अच्छा अच्छा, अब चलो। उधर कहाँ चले? इधर चलो। दिलों को जुदा करता है जालिम आसमां, जालिम आसमां। दो दिलों को क्यों जुदा करता है जालिम आसमां, जालिम आसमां। मैं चमन में वो कपस में, मैं चमन में वो कपस, मैं कहाँ और वो कहाँ, जालिम आसमां। दो दिलों को क्यों जुदा। मैं इधर मजबूर हूँ और वो उधर नाशाद है। मैं यहाँ बर्बाद हूँ और वो वहाँ बर्बाद है। हम लौटे जाते हैं लेकिन मुस्कुराता है जहाँ। दो दिलों को क्यों जुदा करता है जालिम आसमां, जालिम आसमां। दो दिलों को क्यों जुदा। खत्म हो जाए ना दिल, ये कहानी प्यार की।
आसमां डार्लिंग आसमां दो दिलों को रोना धोना बेकार है मेरी बच्ची। तेरी माँ तेरे लिए अपना जीवन तक कुर्बान कर देगी। और बाप भी तेरी माँ से एक कदम पीछे नहीं रहेगा। मैंने जमानत देकर बसंत को छुड़ा लिया है। अब उसे रंगून भेजने के बदले यहीं कोई नौकरी दे दूंगा। कैसी नौकरी? अपने दफ्तर में बेटा। आपने कुछ कहा? भंग तो नहीं चला रखी? मैंने समझा आप कुछ पूछा मुझसे। कल्लू, मैं 4 साल से इस मकान में आकर ठहरा करता हूँ, मगर यह हालत कभी देखने में नहीं आई। न जाने कौन मनुष्य इस घर में घुस गया है। अब के गर्मियों में से ताराचंद के मकान में डेरा डालूंगा। बस ये मकान अब अपने काम का नहीं रहा। वहाँ क्या है सेठ जी? न ऐसा फर्नीचर, न इतना सामान जो बाहर यहाँ है, वो उस घर में कहाँ? कल्लू, घर की बाहर साजो सामान से नहीं बल्कि रहने वालों के दम से हुआ करती है। बुलबुल के तराने जंगल को भी मंगल कर देते हैं और उल्लू की बोली महल को भी खंडर बना देती है। वो मकान छोटा जरूर है, लेकिन इसकी तरह खोटा नहीं। रूपा कहाँ है? अरे भाई, ऊपर होगी। कल्लू, वसंत को क्या हुआ है? किरण कहाँ है? ऊपर होगी। धरो दीवार भूचाल में कांप रहे हैं। मैं कहता हूँ कलवा, इस घर में जरूर कोई मनुष्य आ गया है। बस सामान बांधो जल्दी, देर होगी तो यहाँ से नंगे पांव भागना पड़ेगा। लेकिन बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। बात के चक्कर में ना पड़ो, मुफ्त का घर सदा मनहूस होता है। बस जल्दी करो, जल्दी मैं कहता हूँ। सामान तो बांध देंगे, लेकिन ये सोच लो जाएंगे कहाँ? जहाँ भी जाएंगे इस घर से अच्छे रहेंगे। रात को दरबान के डर से चौंकना तो नहीं पड़ेगा हमें। मैं कहती हूँ जवान बहन, नन्हा बच्चा, दिन को धूप रात को ओस, कुछ सर्दी गर्मी हो गई तो सड़क पे सब ढेर हो जाएंगे। बात तो है सोचने वाली। मकान मिलने से रहा, सड़क पर रह नहीं सकते, अब जाए कहाँ? जरा ठहरे, मैं भैया से मशवरा कर लूं। मैं कहता हूँ कुछ न कुछ तुझ में ही खोट है। कुत्ता अलग भौंक रहा है, दरवाजे अलग टूट रहे हैं, न जाने क्या तूफान आने वाला है। हम सब ने तो अपना अपना बिस्तर गोल कर लिया, मगर उन बेचारों का क्या होगा जो जमीन मिलने की खुशी में आज उस कंध के पास जमा हुए होंगे। हाँ भाई, तुमने ठीक याद दिलाया। आध घंटे के बाद तो वहाँ मीटिंग भी है। हाँ। हमें उन बेचारों को अपनी नाकामी का हाल सुनाना है और उनके रुपए भी वापस करने हैं। तो फिर चलिए। हाँ हाँ चलो। सेठ जी, आपका कुत्ता बेकार नाराज होता है। मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। अच्छा, बाबूजी, बाबूजी, कहाँ जा रहे हो? मीटिंग में। कैसी मीटिंग? कहीं नाच गाने की सभा हो तो मैं भी चलूं? नहीं कलवा, ये नाच और गाने की सभा नहीं, बल्कि चंद मजबूर और लाचारों की मीटिंग है। मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ कि गरीबों की किस्मत भगवान से जीत सकती है, लेकिन धनवानों से नहीं जीत सकती। बहुत अच्छी मीटिंग है, मुझे भी ले चलो बाबूजी। हाँ हाँ चलो। कलवा, तू कहाँ जा रहा है इनके साथ? अपने का देर हो गई तो आज की मजदूरी कट जाएगी, समझा? मजदूरी? ये लो सेठ जी, 2 आने काट के मैंने पूरा 1 रुपया जमा किया है। ये आज की मजदूरी समझ लो। आओ बाबूजी। दोस्तों, भाइयों और बहनों, यहाँ रुपए वालों को मिल, कारखाने और बाग बागीचों के लिए जगह मिल जाती है, मगर गरीबों को अपनी चिता सुलगाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलती। आप लोग उम्मीद लेकर आए हैं, मगर आंसू लेकर वापस जाना होगा, क्योंकि ये जमीन
जिसका हमने अपनी झोपड़ियां बनाने के लिए सौदा किया था, इसे सेठ कालिदास ने खरीद लिया है। क्या बात है? क्या बात है? तुम लोग कौन और क्यों जमा हुए हो यहाँ? हमें रहने के लिए घर चाहिए। हम सर छुपाने के लिए जगह ढूंढने आए हैं। जगह ढूंढने आए हैं? मैं 6 साल तक विलायत में रहा हूँ, मगर इस तरह जगह ढूंढते किसी को नहीं देखा। सीधी तरह से वापस चले जाओ। ये जमीन हमने खरीदी है। भाइयों, ये जमीन इसी ने खरीदी है। मालूम होता है यही सेठ कालिदास है। यही सेठ कालिदास है तो खरीदने वाला। हाँ, तो उस ऐसा कभी ना बना। कभी नहीं। तुम ठीक कहते हो बाबूजी। शाबाश। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? जहाँ आदमी आदमी का दुख न समझता हो, वो घर नहीं नर्क है। मैं इस नर्क में नहीं रहना चाहता। ऐसा न कहो बाबूजी। घर धरती माँ के बराबर होती है। माँ को छोड़कर कहाँ जाओगे? मैं क्या करूं कल्लू, माँ की आंखों में सिर्फ आंसू ही रह गए हैं। अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। बाबूजी, जाने से पहले गरीब की भी एक बात सुनते जाओ। अच्छा कहो, क्या कहना चाहते हो? बाबूजी बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबूजी। मेरी राय है जाने से पहले सेठ कालिदास से मिल लो। वो तुम्हारी स्कीम सुनकर शायद मदद करने के लिए तैयार हो जाए। अरे भाई, जिसके दरवाजे पर पहरेदार चिमटी से भी पासपोर्ट मांगते हों, वहां मुझ जैसे कड़ियल जवान को कौन जाने देगा? और मैं जानता हूं कि उससे मिलने का कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं बाबूजी, कभी कभी जहर भी अमृत का काम देता है। तुम उससे एक बार मिल तो लो, शायद वो तुम्हारे लिए बुरा साबित ना हो। बाबूजी, मेरा बड़ा भाई सेठ कालिदास की दाढ़ी बनाता है। मैंने उसके जरिए तुम्हारी मुलाकात का बंदोबस्त किया है। तुम 2 घंटे बाद वहां पहुंच जाओ, वो तुमसे जरूर मिलेगा। अच्छा कल्लू, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं जग्गू को लेकर पहुंच जाऊंगा। जरूर पहुंच जाए। याद में तेरी पल पल मनवा रोए, पल पल मनवा रोए। ओ परदेसी, याद में तेरी पल पल मनवा रोए, पल पल मनवा रोए। अपना बना के दूर गए तुम, अपना बना के, ओ अपना बना के। मन में हमारे प्रीत जगा के, मन में हमारे प्रीत जगा के। साजन तुमने आँख जो ठहरी, सुख जागे सुख सोए, दुख जागे सुख सोए। चैन नहीं है तुझ दिल प्यारे, चैन नहीं है तुझ दिल प्यारे। टूट गए सब दिल के सहारे, टूट गए सब दिल के सहारे। जीवन सुना रात अंधेरी, डगमग नैया होए, डगमग नैया होए। कैसे कटे दिल ये तो बता जा, कैसे कटे दिल ये तो बता जा। रूठ गया दिल आके मना जा, रूठ गया दिल आके
याद लेते ही पल पल मनवा रोए, पल पल मनवा रोए। आहा, ले की चुटकी में नमक, आँख में भरकर आंसू, इस पे मसले हैं कि हम जख्मी भी कर देखेंगे। क्यों दी, है ना यही बात? मजाक न करो शशि, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मजाक? अरे मैं तो नब्ज देखने आई हूँ। सुना है मोहब्बत का बुखार निमोनिया के स्टेज पर पहुँच चुका है। शशि परेशान ना करो। मैं कहती हूँ दुनिया में सब कुछ करना, मगर मूंछ वालों का भरोसा कभी ना करना। तुम ठीक कहती हो, भरोसे की डाली में फूल कम और कांटे ज्यादा होते हैं, और कांटे भी वो जो चुभते हैं। मैं भी उस धोखे में पड़ गई थी, मगर मालूम हुआ कि ये कड़वी गोलियां आसानी से हजम नहीं हो सकती। फौरन कान पर हाथ रख लिया। सच पूछो तो बेवकूफी का दूसरा नाम मोहब्बत है। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? हाँ, बसंत बाबू से की तो थी, मगर बसंत बाबू से? जी हाँ, मैं उन्हें मीठा आम समझी थी, मगर वो एकदम कड़वे बादाम निकले। इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम से उनका नाम हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया है। ए बाबू साहब, कौन हो तुम? कहाँ घुसे जा रहे हो? हम लोग सेठ जी से मिलने आए। सेठ जी से मिलने का? भागो भागो, सेठ जी ने आजकल धर्म कर्म का खाता ही बंद कर दिया है। अजी मेरा नाम है जग्गू जगन्नाथ, और इनका नाम है बसंत बाबू। बसंत बाबू? महाराज आपने पहले ही क्यों ना बता दिया। सेठ जी आप ही की राह देख रहे हैं। अच्छा। पधारी बाबू साहब, 2 बोल अपने लिए भी बोल देना, बाल बच्चे वाला। हाँ जरूर। जाना मांगता। भाई साहब निकल चलो, आज दोनों भाइयों की खाली खींची जाएगी यहाँ। हम बोलते तुम किधर जाना मांगता? हम लोग सेठ जी से मिलने आए हैं। मेरा नाम वसंत है। वसंत बाबू? ओह गॉड, आई एम वेरी सॉरी मिस्टर वसंत। अंदर जाइए, सेठ जी आपको वेट करता है। हाँ भाई, भाई साहब सेठ जी से फिर कभी मिल लेंगे। आए तो मिसी बाबा से भरपेट बातें कर ले। ये बोलती है तो ऐसा मालूम होता है कि कान के पास पहाड़ी मैना बोल रही है। हमारा छोड़ो यार, आओ। हाँ हाँ, 3 लाख की रुई खरीद लो। मार्केट का भाव बहुत ऊंचा जाने वाला है। क्या कहा? 7 लाख? 7 लाख में सौदा नहीं होगा, 17 लाख की बात करो। हाँ, अरे भाई 6 महीने और ठहर जाओ। मेरी मिल के शेयर्स 5-5 हजार में न बिके तो मुझे कहना। अरे कलुआ, वहां भी कमबख्त टेलीफोन के पीछे पड़ा रहता था, और यहाँ भी आया हमारा सर मुड़ाने के लिए। कमबख्त को लाखों की बात करने की बीमारी हो गई है। हम उसे डंडा लेकर पीट रहे थे। घबराओ नहीं, मैं ही कालिदास हूँ। लो ये कागज। कैंप वाली जमीन आज से तुम्हारी है। तुम जिस तरह भी चाहो उसे काम में ला सकते हो। और हाँ, रुपए के लिए भी भागदौड़ की जरूरत नहीं, जितना भी चाहिए यहाँ से ले सकते हो। सेठ जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ऐसी शानदार जिंदगी छोड़कर हम गरीबों के साथ रहना कैसे मंजूर कर लिया था? असल में रूपा मेरी इकलौती लड़की है, और जिसे आप बोरचंद कहकर पुकारते हैं वो रूपा की माँ है। ये जो कुछ भी हुआ है वो रूपा की वजह से हुआ है। रूपा की वजह से? हाँ, अगर वो मुझे मजबूर न करती तो मैं गरीबों की जिंदगी को इतने करीब से शायद कभी न देख सकता। रूपा मेरे घर में बेटी बनकर पैदा हुई, मगर मेरी जिंदगी में गुरु बनकर उजाला किया है। अब से मैं भी तुम्हारी तरह एक मजदूर हूँ। रूपा ने आपको हम गरीबों से नहीं मिलाया, बल्कि हिंदुस्तान की नब्ज आपके हाथ में दे दी है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाकर उस देवी को नमस्कार करूं। जी हाँ, जाने से पहले मेरी एक प्रार्थना है। फरमाइए। अभी चचा यानी रामदास को कुछ न बताया जाए कि हम कौन हैं। उसने ख्यालों की जो सुनहरी दुनिया आबाद कर रखी है, मैं उसे बर्बाद करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी का असली रूप उसको मुझसे जुदा कर दे। वादा कीजिए, उसे कुछ नहीं बताएंगे? मैं वादा करता हूँ। अच्छा ना। रूपा, तुम औरत नहीं देवी हो। शुक्रिया। बातों में वक्त बर्बाद मत कीजिए, आपका रंगून का जहाज जाने वाला होगा। नहीं नहीं, अब रंगून जाने की कोई जरूरत नहीं रही। हम दोनों यहीं रहेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। मैं आज
तुम्हारी खिदमत में अपने दिल का नजराना पेश करने आया हूँ। मैं ऐसे कबूल नहीं कर सकती। इनकार की वजह? कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी रंगून। ये दिल है या फुटबॉल? मैं कहता हूँ फिर सोचो, ऐसा दिल तुम्हें ढूंढे से नहीं मिलेगा। आप इसे वापस ही ले जाइए, किसी कबाड़िया की दुकान पर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? जी हाँ। अच्छा तो मैं जाऊँ, प्रणाम। सुनिए, आप जा कहाँ रहे हैं? यहाँ से बहुत दूर, हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर। वहाँ क्या करेंगे? संन्यास लेकर बैठ जाऊंगा और वहीं से दुनिया वालों को ये समाचार भेजा करूंगा, मैं जो ये जानता प्रीत की ये दुख होए, मगर ढंडोरा पीटता प्रीत न करिए कोई। जाइए, भगवान आपकी मनोकामना सफल करे। बहुत अच्छा, प्रणाम। सुनिए जी। संन्यास लेने तो जा रहे हैं, मगर उन गरीबों का क्या होगा जिनके उद्धार का बीड़ा आपने उठाया? तो तुम मेरी तरफ से माफी मांग लेना और कह देना कि जिंदगी की सड़क पर न एक टांग का घोड़ा दौड़ सकता है और न ही एक चक्के की टमटम। जब तुम्हें मेरा साथ देने से इनकार कर दिया है तो मैं अकेला कर सकता हूँ। अच्छा मैं जाता हूँ। सुनिए जी फरमाइए। मुझे आपका नजराना मंजूर है। वो काटा देखा, इसे कहते हैं मोहब्बत के दो पेच। अच्छा सुनो, दिल का नजर हो, एक बात और मान लो। मैंने कहा कल्लू महाराज, मंडप भी सजा है, पंडित भी मौजूद है, लगे हाथ तुम दोनों भी बैठ जाओ। जवानी का संजोग मिल गया तो बुढ़ापा क्यों पीछे रहे? सेठ जी मैं तो सर के बल बैठ जाऊं, लेकिन क्या करूं, पंडित जी ने हमारी मुहूर्त 10 दिन के बाद की निकाली है और उसका है कि इससे पहले अगर लगन कर लिया तो कन्या और वर दोनों में से एक जरूर उलझ जाएगा। अरे राम राम राम, तो 10 दिन के बाद ही से कर लो। हम तो ये चाहते हैं कि कन्या का सुहाग कायम रहे। नहीं जब तुम्हें जरूर जरूर ठीक है। मैं भूल गया, सेठ कालिदास यहाँ आने वाला है। उसके आने से पहले हमें बोरिया बिस्तर उठाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाए 4 महीने आराम से गुजारे हैं और 6 महीने जेल में सड़ना पड़े। ठीक है, मगर फिक्र की क्या बात है चचा? कैंप में काम तो शुरू हो ही चुका है। हाँ। और थोड़े दिनों के बाद हमारे अपने मकान तैयार हो जाएंगे। अरे हाँ। अच्छा चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। जगू जरा बच्चे का ख्याल रखना। चाचा, आप ही की वजह से हमें ये जिंदगी मिली है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी हमारे साथ चलिए। मैं? जी। अरे मुझे साथ ले जाके क्या करोगे भैया? कोई ऐसी चीज ले जाओ जो तुम्हें काम आए। जन्म पिताजी ने दिया था, मगर आदमी आपने बनाया है। मैं आपको अपना गुरु समझता हूँ और गुरु से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं है। एक चीज और है भैया, जिसे सब भूल चुके हैं, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। फरमाइए वो क्या चीज है? गरीबों की दुआ, दुख दर्द का ख्याल। याद रखो, जब तक हम गरीबों के दुख को अपना दुख नहीं समझेंगे, अपनी मातृभूमि को सुखी नहीं कर सकते। मैं वादा करता हूँ कि उन्हीं की खिदमत में अपना जीवन बिता दूंगा। तो जाओ, भगवान तुम्हें कामयाब करे। हाँ कलवा जी। सेठ जी, शादी के बाद तुम दोनों को घर की जरूरत पड़ेगी। ये है सेठ ताराचंद के मकान की चाबी। जब तक मजबूर होकर से निकलना न पड़े, वही हनीमून मनाते रहना। लेकिन सेठ जी, हम लोग को छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? भाई मैं मसूरी जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ आज सेठ कालिदास की कोठी भी होने वाली है। सेठ कालिदास की कोठी? हाँ।
और शांति की छोटी सी दुनिया आबाद हो गई थी, उसे उजड़ते हुए देखकर बड़ा दुख होता है। भगवान के लिए न जाइए। मेरा बस चलता तो तुम दोनों के ब्याह में मैं जरूर शरीक होता, मगर क्या करूं, कल और उसके आने से पहले हमें 9 2 11 हो जाना चाहिए। परमात्मा ने चाहा तो अगले सीजन फिर मिलेंगे। महारानी जी देख लिया, वक्त का सबसे बड़ा धनवान हमारी आंखों के सामने जा रहा है। हाँ, मुझे याद दिलाना, ये लकड़ी की दीवार गिराकर यहाँ पत्थर की एक हमें जीवन का असली रास्ता दिखाया। जिस देवता ने मुद्दतों के बिछड़ों को फिर से गले लगवाया, आप उसी के लिए